साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। साथियों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महात्मा गांधी स्कूल जो इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल है उसके संदर्भ में आज 23 जनवरी 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अधिसूचना जारी हुई है राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग का ग्रुप 2 के माध्यम से। और इसके अंदर क्या क्या नवीन अपडेशन आया है और क्या कैडर के संबंध में इन्होंने कहा है महात्मा गांधी स्कूल के कार्मिकों के लिए, उनके संदर्भ में डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। अतः ये वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप इस वीडियो के साथ साथ इस चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथियों सबसे पहले बात करते हैं इस अधिसूचना से रिलेटेड इस ऑर्डर की, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के द्वारा पदस्थ शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान के अधीन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विभिन्न कार्मिकों की नियुक्ति हेतु विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तों के इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाए हैं, जो उसके संदर्भ में आगे बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। इस नोटिफिकेशन के बाद इसका क्या संक्षिप्त नाम रहेगा, इसके संदर्भ में बताया गया है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें नियम 2023, इसके नाम से ये गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। गजट नोटिफिकेशन का अर्थ ये होता है कि ये अब राजपत्र के अंदर जारी हुआ है, प्रकाशन हुआ है। इसका विस्तार क्या रहेगा और ये कहाँ और किसके लिए लागू रहेगा, इसके संबंध में बताया गया है कि राजस्थान के तमाम जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय है और साथ ही जो अभी फिलहाल महात्मा गांधी स्कूलें चल रही है उससे संबंधित ये गजट नोटिफिकेशन रहेगा। और इसकी परिभाषा के अंदर क्या क्या शब्द है उनके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। परिभाषाएं नंबर बिंदु 3, इसमें सब चीजें स्पष्ट कर दी गई है। सबसे पहला है जो नियुक्ति अधिकारी। अब ये कौन रहेगा? राज्य सरकार की सहमति से निदेशक द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की जा सके। इसका अर्थ यह है कि अब इनकी जितनी भी नियुक्तियां होगी वो निदेशक महोदय के द्वारा ही होगी। विभाग से इसका आशय रहेगा स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान और निदेशक से आशय है माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। साथ ही जो गजट में नाम दिया गया है अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, इसका सेंस रहेगा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जो अंग्रेजी माध्यम में है, स्वामी विवेकानंद राजकीय आदर्श विद्यालय यानी SVGMS और समस्त अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय उससे रिलेटेड रहेगा। सरकार से आशय रहेगा राजस्थान सरकार, यानी ये स्टेट प्रवर्तित है योजना, यानी राजस्थान सरकार से रिलेटेड है। अब कार्मिक से क्या आशय रहेगा, यहाँ पर दे रखा है स्पष्ट, अनुसूची 1 में निर्दिष्ट पदों में नियुक्ति किया जाना। अब ये अनुसूची फर्स्ट ये क्या है हम आगे आपको दिखाएंगे, इसमें कौन कौन से पद निर्दिष्ट किए गए हैं, यानी पद यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। चयन समिति क्या रहेगी, ये नियम 9, इसके अंदर नियम 9 नंबर दे रखा है, उसमें पूरी चयन समिति के बारे में निर्दिष्ट कर रखा है, समझा रखा है, बता रखा है, जो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अनुसूची से क्या आशय है, यहाँ पर अनुसूची से आशय है जो नियम इसमें संलग्न किए गए हैं वो सब अनुसूची कहलाएंगे। और राज्य से आपको पता चल गया, राज्य का सेंस राजस्थान, इसके जितने भी जो नियम है वो राजस्थान सरकार के अधीनस्थ जितने भी ये कार्मिक हैं उनसे रिलेटेड होगा। इस गजट नोटिफिकेशन के अंदर एक जगह वर्ष आया है, उसका क्या आशय है, यहाँ पर वर्ष का मतलब होगा वित्तीय वर्ष, और वित्तीय वर्ष का मतलब यहाँ जो स्कूलों के अंदर होता है जुलाई से जो जून तक महीना चलता है इसको कहेंगे एक वर्ष। फिर सेवा का गठन, स्वरूप और उसमें पदों की संख्या। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में सम्मिलित पदों का स्वरूप ऐसा होगा जो अनुसूची 1 और स्तंभ 2 के अंदर बताया गया है, और एक बार मैं उसको दिखा देता हूं, फिर बाद में उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये इस आदेश के पेज नंबर 8 पर
दे रखा है अनुसूची फर्स्ट, इसमें पद नाम दे रखा है और उसकी पात्रता क्या रहेगी ये सारा कुछ दे रखा है और बाद में इसकी विस्तृत विवेचना करेंगे। अब जितने भी बिंदु आ रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। रिक्तियों की अवधारणा, अब ये क्या है? वर्ष के दौरान या जैसे और जब भी ऐसी आकस्मिकता उत्पन्न हो यानी जरूरत हो विभाग को नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक जिले के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में भरी जाने वाली प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को अवधारित करेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि हर वर्ष प्रत्येक जिले के अंदर जितनी रिक्तियां हैं वो अप्रैल माह के अंदर उसकी रिक्तियों को शो करना पड़ेगा कि कितनी रिक्तियां किस अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के अंदर है और फिर उसकी भर्ती प्रक्रिया होगी जो विभाग के अंदर कार्यरत कार्मिक है उनके माध्यम से ही होगी, साक्षात्कार के माध्यम से। अब चलते हैं बिंदु नंबर 7, चयन का स्रोत। ये क्या रहेगा, किस प्रकार से चयन करना है, क्या सीधी भर्ती से करना है या फिर जो विभाग में पहले से कार्यरत है उनसे ही साक्षात्कार के माध्यम से उनको लेना है, ये सब कुछ इसके अंदर स्पष्ट है। इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात अनुसूची फर्स्ट जो मैंने अभी आपको दिखाई है उसकी स्तंभ संख्याक 2 जिसमें ये सारे पद दे रखे हैं यथा विनिर्दिष्ट है यानी बताया हुआ है नियुक्ति के चयन उसके जिले को अधिमानता देते हुए जिसमें रिक्तियों को भरा जाना है और सूची फर्स्ट के स्तंभ संख्या 3 में उल्लेखित विभाग के पात्र कार्मिकों में से चयन समिति की सिफारिश पर किया जाएगा। अर्थात जो पूर्व में साक्षात्कार लेके जिस प्रकार पदों को भरा जाता था उसी प्रकार से भरा जाना है, ये इसमें चयन स्रोत के अंदर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। और चयन के लिए पात्रता क्या रहेगी, अनुसूची फर्स्ट में विनिर्दिष्ट पद यानी जो पद बताए गए हैं उन पदों की नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए केवल ऐसे व्यक्ति ही पात्र होंगे जो ऐसे जिले की अधिमानता देते हुए जिसमें रिक्तियों को भरा जाना है। अब इसमें चयन समिति से रिलेटेड चर्चा की गई है कि चयन समिति के अंदर कौन कौन होंगे। अब इसके अंदर आगे आपको बताया जाएगा कि प्रत्येक चयन समिति जो राज्य स्तरीय चयन समिति है, रेंज स्तरीय वरिष्ठ अध्यापक के लिए है और जिला स्तरीय चयन समिति जो तृतीय श्रेणी और समकक्ष पदों के लिए है, उनके लिए क्या क्या चयन समिति होनी है मैं आगे अभी इसी आदेश के अंदर बताने वाला हूं। आप थोड़ा सा धैर्य जरूर रखें। हम सबसे पहले देखते हैं राज्य स्तरीय चयन समिति और इसके अंदर क्रम संख्या 1, 2 और 3 पर उल्लेखित पदों पर चयन के लिए राज्य स्तरीय चयन समिति निम्नलिखित में से मिलकर गठित करेगी। 1 नंबर पर प्रिंसिपल है, 2 नंबर पर वाइस प्रिंसिपल है और 3 नंबर पर लेक्चरर है। अभी आपको दिखाने वाला हूं मैं वो पोस्ट है। इनके लिए जो चयन समिति रहेगी वो राज्य स्तरीय रहेगी और इसके अंदर निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ये चेयरपर्सन होंगे। राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SIERT जो उदयपुर स्थित है वहां से एक जिला शिक्षा अधिकारी पद और रैंक के पदाधिकारी इसके सदस्य होंगे। उसके बाद निदेशक जो प्रारंभिक शिक्षा के अंदर हैं बीकानेर से उनका जो DO रैंक जो अधिकारी जी है वो इसके सदस्य रहेंगे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जो जयपुर है वहाँ से कोई नाम निर्दिष्ट होगा वो भी इसके सदस्य रहेंगे और साथ ही उप निदेशक जो महात्मा गांधी के हैं निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर में बैठते हैं वो इसके सदस्य सचिव रहेंगे। ये परिषद होगी वो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और लेक्चरर को चयनित करेगी। अब हम देखते हैं रेंज स्तरीय चयन समिति यानी मंडलवार। इसमें क्रम संख्या 4 से 9 दे रखा है। अभी ये मैं दिखा देता हूँ 4 से 9 कौन कौन से पद है। इसके अंतर्गत आपके वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, पुस्तकालय ग्रेड 2, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक और वरिष्ठ सहायक, ये हो गए आपके 4 से 9 तक के ये पद। ये रेंज स्तर से आपके चयन यानी जो भी चयन प्रक्रिया है साक्षात्कार इंटरव्यू के माध्यम से होना है वो इन कमेटी के माध्यम से इस स्तर से होगा। अब इसके जो सदस्य हैं वो संयुक्त निदेशक संबंधित रेंज की स्कूल शिक्षा चेयरपर्सन यानी आपके क्षेत्र के जो JD है वो ही इसके चेयरपर्सन होंगे और इसके अलावा ये विभिन्न पद दे रखे हैं और उप निदेशक सदस्य सचिव रहेंगे आपके स्कूल शिक्षा MGGS के।
अब देखते हैं आगे जो तीसरी समिति है वो है जिला स्तरीय चयन समिति, और इसमें वो सब पद आ गए जो तृतीय श्रेणी और उसके समकक्ष के पद हैं 10 से 17, अभी आपको सब दिखा देंगे आगे। और इसके अंदर आपके संबंधित जिले का जो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी है जिसको सीडीओ बोलते हैं वो इसके चेयरपर्सन होंगे। इसके अलावा निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के एक प्रतिनिधि होंगे जो डीओ रैंक के होंगे, और संबंधित जिले के जो डाइट के जो प्राचार्य हैं यानी वो भी एक डीओ रैंक के हैं, वो भी इसके सदस्य रहेंगे। और इसके अलावा महात्मा गांधी से जो जिला मुख्यालय स्थित पर जो चेयरपर्सन है वो भी इसके सदस्य रहेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है चयन के लिए मानदंड क्या रहेंगे, कैसे किस प्रकार से क्वालिफाइड व्यक्ति इसमें आने वाले हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, तो वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। जैसे व्यक्तित्व, चरित्र, सेवा का पूर्व अभिलेख और संबंधित सेवाओं में पूर्व अनुभव या चयन का अन्य कोई मानदंड अर्थात अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल और अपने विषय को अंग्रेजी माध्यम में अच्छी तरीके से अध्यापन कराने में प्रवीणता या जो भी समिति द्वारा समुचित समझा जाए को ध्यान में रखते हुए संबंधित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के पश्चात चयन किया जाएगा। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। निदेशक अति आवश्यकता के अनुसार अग्रिम विस्तृत अनुदेश बनाने, संशोधित करने और जारी करने के लिए सशक्त रहेगा। ये निदेशक महोदय को अधिकार दे रखा है। अब देखते हैं चयन के लिए प्रक्रिया। अब क्या प्रक्रिया रहेगी इसको आसान भाषा में समझते हैं। इसका जो पहला बिंदु ये कहता है कि अनुसूची फर्स्ट के अंदर जो स्तंभ संख्यांक 2 है यानी जो पद दे रखे हैं उसके अंदर उस पद के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं वो उसके अंदर दे रखी हैं, और उसमें जो पात्र अभ्यर्थी है उसका चयन किया जाना है। और निदेशक या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी समस्त पात्र अभ्यर्थियों से नियत तारीख तक ऐसी तरह से वो जो समुचित समझे आवेदन आमंत्रित करेगा और उसके बाद साक्षात्कार के माध्यम से उनका चयन किया जाएगा। बिंदु नंबर 2 ये कहता है कि जितने भी पात्र अभ्यर्थी है वो निदेशालय स्तर से जो रिक्तियां जारी हुई है विज्ञापित जो पद है उन पर ही आप आवेदन करेंगे, ये कह रहा है। और जो तीसरा बिंदु है ये कह रहा है कि जो भी विज्ञापित पद है, रिक्तियां है, पदस्थापन के लिए इतने विकल्प उल्लेखित कर सकेंगे जितने तत्समय विनिश्चित किए जाए, यानी जहां जितने पद रिक्त रहेंगे उन रिक्तियों के अनुसार उन पदों को विज्ञापित करेंगे। ये निदेशालय स्तर से जारी होगा। बिंदु नंबर 4 ये कहता है कि आवेदन पत्र जितने भी आए हैं उनकी पहले जांच होगी, छानबीन होगी, और उसमें से कोई लंबित विभागीय जांच में है या कोई 17 सीसी 16 सीसी का नोटिस है या अन्य प्रकार की कोई विभागीय जांच है, कोई परिवेदना है, तो उनको अलग कर दिया जाएगा। और उसके बाद उन सभी जो पीछे बचे हैं आवेदन उनके लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। बिंदु नंबर 5 हमें ये बता रहा है कि जो पद है और उन पद का जो विषय है उनके लिए जो पात्र आवेदन आपके पास आए हैं उनका छटनी करने के बाद जो शेष आपके पास आवेदन पत्र है उनके अकॉर्डिंग उनका साक्षात्कार लेना है, उनकी सूची जारी की जाएगी। फिर साक्षात्कार होने पर जो भी कमेटी है उनके आधार पर उनका चयन होगा, और चयन होने के बाद निदेशालय स्तर से निदेशक महोदय के माध्यम से उनके आदेश जारी होंगे। एक बात इसमें और स्पष्ट रूप से कही है जो पहले नहीं था, अब यह है कि अगर आपके पास आवेदन ज़्यादा आए हैं, अगर आप उनका सिलेक्शन कर रहे हैं, सिलेक्शन करने के बाद भी जितनी रिक्तियां हैं, मान लीजिए 4 रिक्तियां हैं तो 4 का 50% यानी 2 रिक्तियों के लिए आरक्षित पद रखे जाएंगे, जिसका सेंस है वेटिंग लिस्ट, यानी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। और ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं उनका नाम पद स्थापन के लिए विचार में लाया जा सकता है जब तक कि कोई नई चयन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो जाती है, तब तक लिया जा सकता है। अगर नई चयन प्रक्रिया हो जाती है तो फिर उस वेटिंग लिस्ट का कोई सेंस नहीं रहता है। अब ये जो बिंदु नंबर 12 है ये कह रहा है कि चयन के पश्चात पद स्थापन। अब ये तो पद स्थापन है, वो चयनित अभ्यर्थियों की जो सूची है जो चयन समिति द्वारा जारी होगी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए, उनके लिए आदेश जारी होंगे। इस पूरी चीज का सेंस ये है कि जैसे चयन कमेटी ने जिनके नाम
चयन के लिए दिए हैं वो पहले बीकानेर जाएंगे और निदेशक महोदय द्वारा वहाँ पर अनुमोदित होने के बाद आपके जिले स्तर पर और रेंज स्तर पर और फिर निदेशक स्तर पर वो नाम जाएंगे जो भी पद है उसके अकॉर्डिंग, और फिर वहाँ के जो अधिकारी है वो आदेश जारी करेंगे। अब देखते हैं सबसे बड़ा बिंदु नंबर 13, प्रतिवर्तन। अब ये एक मोस्ट वर्ड है प्रतिवर्तन, यानी जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आ जाते हैं क्या वो वापस हिंदी माध्यम में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, उनकी क्या प्रक्रिया रहेगी, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, इसलिए ये अति महत्वपूर्ण है। सामान्यतः मध्यवर्ती सत्र में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में चयन के पश्चात पद स्थापित कार्मिक का प्रतिवर्तन हिंदी माध्यम विद्यालय में स्वीकार्य नहीं होगा, जिसका सीधा सेंस यह है कि अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको उस सत्र पर्यंत वहीं रहना है, बीच में आपको हिंदी माध्यम के लिए वापस नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए आपको पूरे 1 वर्ष के लिए चुना गया है और साल के अंत में आपसे स्वीकृति अस्वीकृति मांगी जाएगी। आप जो भी चयन करते हैं उसके आधार पर आगे प्रक्रिया संपादित होगी। इसके लिए स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवर्तन के लिए प्रत्येक वर्ष आवेदन नई चयन प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व निदेशक द्वारा जो समय तय किया गया है उस समय के अंदर आपसे प्रतिवर्तन के लिए आपसे पूछा जाएगा, और अगर आप प्रतिवर्तन के लिए यस कर देते हैं वापस रिटर्न होने के लिए, तो उसके लिए आपकी जो पद है उसकी रिक्तियां भावी रिक्तियों के रूप में आगामी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित की जाएगी। आप चाहते हो वापस रिटर्न गो टू पवेलियन, तो आपका जो पद है वो पद अब जो आगे नेक्स्ट प्रक्रिया होने वाली है साक्षात्कार वाली इंटरव्यू वाली, तो उसके अंदर आपका पद रिक्त बता दिया जाएगा। फिर उसके अंदर वो सिलेक्शन कमेटी फिर सिलेक्शन करेगी और उसके बाद जो इच्छुक कार्मिक है जो नई चयन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर प्रतिस्थापित कार्मिक के पद ग्रहण करने के पश्चात पद स्थापन के लिए पूर्व नियुक्त अधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा। ये अति महत्वपूर्ण चीज है। इसका सीधा सा सेंस ये है, आपने वापस जाने के लिए लिख तो दिया, आपका पद भी वहाँ वैकेंट बता दिया, फिर वहाँ पर एक चयन प्रक्रिया द्वारा साक्षात्कार होने वाला है, उसके माध्यम से किसी कार्मिक का चयन हो जाता है आपके पद के लिए और वो कार्मिक आकर आपके पद पर ज्वाइन करता है, तब ही आपको वापस पूर्व विभाग के लिए सुपुर्द किया जाएगा। अगर आपके पद पर कोई कार्मिक नहीं आता है तब तक आपको रिलीव नहीं किया जाएगा और निदेशक अपवादिक यानी जो भी अपवाद स्वरूप है उनकी परिस्थितियों में सम्यक अभिलिखित आधारों पर किसी भी समय परिवर्तन अनुज्ञात कर सकेगा, यानी वो कभी भी परिवर्तन इन नियमों में कर सकता है। हैं नियम नंबर 14 जिसमें कहा गया है सेवा की अन्य शर्तें, यानी अनुसूची फर्स्ट में जो प्रगणित पद है जो यानी जो भी पद दिया गया है उसमें चयन के पश्चात कार्मिक को 1 वर्ष की किसी भी कालावधि के लिए पदस्थापित किया जाएगा। यानी इसमें स्पष्ट कर दिया गया है आपकी सेवाएं 1 वर्ष के लिए डेफिनेट रूप से ली जाएगी, ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। इसके अलावा इसमें एक चीज और लिखी गई है और निदेशक महोदय को एक अधिकार दिया गया है कि अगर सत्र पर्यंत के बीच में भी निदेशक महोदय को ये लगे कि ये कार्मिक यहाँ के लिए उपयुक्त नहीं है तो वो पहले ही उसको निर्मुक्त करने का अधिकार रखेंगे, वहाँ से वो रिलीव कर सकते हैं। ये काम सिर्फ निदेशक महोदय ही कर सकते हैं और अगर कोई अन्य नियुक्ति प्राधिकारी अगर ऐसा करता है तो उसको पहले निर्देशक महोदय से अनुमोदन कराना पड़ेगा। अब आप इसका बिंदु 2 देख लीजिए, ये भी अति महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात पद स्थापित किए गए जो समस्त कार्मिक हैं उनका प्रदर्शन और उसका वार्षिक अवलोकन पुनर्वलोकन किया जाएगा और निदेशक द्वारा समय समय पर विनिर्देश जो रीति है प्रक्रिया है उनके अनुसार उसका जरूर वार्षिक पुनर्विलोकन जरूर होगा। अब तीसरा बिंदु ये उससे भी महत्वपूर्ण है और इसमें कहा गया है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात पद स्थापित कार्मिक को मूल जो संवर्ग है उसका मूल जो कैडर है उसमें किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत किया जाता है, यानी उसका प्रमोशन होता है तो उसे पदोन्नति पर पदस्थापन के लिए परिवर्तित समझा जाएगा, यानी वो वापस चले जाएंगे यहाँ से। और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन के लिए तो वांछनीय अर्हताएं रखनी पड़ेगी और उनको इंटरव्यू के माध्यम से ही वापस अपर पोस्ट है उस पे आना पड़ेगा।
नियम नंबर 4 ये कह रहा है कि जो भी अनुसूची फर्स्ट और स्तंभ 2 में जो भी पद दे रखे हैं वो सारे के सारे अपने राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी है उन पर ही लागू होंगे। अब देखिए आप अनुसूची सेकंड में विनिर्दिष्ट जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालय में पद स्थापित किए जाने वाले कार्मिक को अति आवश्यकता के अनुसार किसी प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त भत्ता अनुग्रह हो सकेगा। यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हैं ना उनको अलग से कोई भत्ता दिया जा सकता है। ऐसे पैलेस जहाँ पर बहुत कम राज्य सरकार द्वारा पोस्टेड होते हैं और जो दूरस्थ हैं वहाँ पर कर्मचारी जाता है तो वहाँ पर अलग से भत्ता दे होगा, अलग से अलाउंस भी मिलेगा। अब आपको बिंदु नंबर 6 पर गौर करना चाहिए। ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्यरत कार्मिक को उनके पद विषय के अनुसार संपूर्ण राज्य के किसी भी अन्य अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पद स्थापित या फिर स्थानांतरित किया जा सकेगा। और ऐसा होने के बाद भी उस संबंधित अभ्यर्थी की वास्तविक जो वरिष्ठता है पदस्थापन में उक्त परिवर्तन से अप्रभावित रहेंगी। यानी उसकी सीनियरिटी पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इसको आप साधारण भाषा में समझे, क्योंकि ये आपके बड़े काम की चीज़ है इसलिए इसको साधारण भाषा में समझाना पड़ेगा कि अगर आप राजस्थान के किसी जिले में महात्मा गांधी स्कूल में हैं तो आप महात्मा गांधी स्कूल टू महात्मा गांधी स्कूल में कहीं पर भी जा सकते हैं। आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपका वापस इंटरव्यू देकर पद स्थापन भी किया जा सकता है। ये नए कार्मिकों के लिए नहीं है, ये जो पहले से महात्मा गांधी स्कूलों में पद स्थापित है ये बात उनके लिए कही गई है, इनको भी नोट करें आप। अब आप देखिए बिंदु नंबर 7 ये क्या कह रहा है कि ऐसे पदों पर कार्यरत कार्मिकों के मामले में जिसकी वरिष्ठता वहाँ अन्य जिले जो रेंज हैं वहाँ के अधिकार क्षेत्र के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात भी रेंज जिला स्तर पर बनी हुई है, जो पहले की आपकी रैंक है वरिष्ठता है वही बनी रहेगी, उसके अंदर किसी प्रकार का विलोपन नहीं होगा। ये बात इसमें समझाई गई है। परीक्षाधीन हैं यानी जो अभी अंडर प्रोबेशन हैं, अगर उनका भी चयन महात्मा गांधी स्कूल में होता है और वो भी कहीं दूसरे रेंज में पद स्थापित होते हैं, अगर उनका परीक्षा काल सफलतापूर्वक संपन्न होता है तो उनका स्थायीकरण जो उनकी मूल रेंज है जिला है वहाँ का जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जहाँ पहले चयन हुआ था वहीं पर उनकी वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्थायीकरण होगा। सभी पदों पर जो राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा नियम 2010 है वो नगरीय या निगम क्षेत्र में पदस्थापन के लिए पात्र नहीं होंगे। अब इन रिक्तियों को भरने के लिए और जो अपवाद स्वरूप जो मामले हैं उनमें पदस्थापन के लिए ये पूरा का पूरा निदेशक महोदय को इसमें प्रभार दे दिया गया है, उनके अधिकार क्षेत्र में दे दिया गया है। अगला बिंदु है शंकाओं का निराकरण। अगर किसी कार्मिक को शंका का निराकरण करना है और नियमों को जानना है, जानकारी लेनी है और तो आपका जो निर्वचन है व्याप्ति है उस बारे में जो भी शंका है बढ़ती प्रक्रिया के संदर्भ में, तो आप ये मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा। जो भी कार्मिक विभाग निश्चय करेगा वही अंतिम होगा। अब हम देख लेते हैं अनुसूची फर्स्ट। इसमें नियम 2, 5, 7, 8, 9, 11 और 14 ये सारे हमने नियम पहले देख लिए हैं, बता दिया आपको एक एक। और इसके अंदर पद का नाम और पात्रता दे रखी है, जैसे प्रिंसिपल पोस्ट, प्रधानाचार्य पोस्ट, इनके लिए प्रधानाचार्य सीनियर सेकेंडरी विद्यालय या समतुल्य यानी समकक्ष पद पर कार्यरत कोई भी व्यक्ति इसमें आ सकता है। और वाइस प्रिंसिपल उप प्रधानाचार्य के लिए प्रधानाचार्य सीनियर सेकेंडरी विद्यालय या समतुल्य पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति इस पद पे आ सकता है। प्राध्यापक जिसको लेक्चरर कहते हैं, विभिन्न विषयों के लिए सुसंगत विषय में प्राध्यापक या समतुल्य पद पर कार्यरत कोई भी व्यक्ति इस पद पे आ सकता है। वरिष्ठ अध्यापक इसके लिए भी वही योग्यता है, उसका पद सुसंगत विषय में वरिष्ठ अध्यापक के लिए पद पर कार्यरत कोई भी व्यक्ति। उसके बाद वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक है, वो जो भी विभाग में कार्यरत हैं, सेकंड ग्रेड जो पीटे हैं वो यहाँ आएंगे। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जो लगे हुए हैं वो इंटरव्यू देकर आ सकते हैं। पुस्तकालय ग्रेड सेकंड पद यहाँ दिया गया है। वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक का पद दे रखा है। यहाँ पर वरिष्ठ सहायक
दे रखा है पद, जिसको यूडीसी भी बोलते थे हम पहले, अब वरिष्ठ सहायक पद हैं। और इनके अलावा अध्यापक लेवल 2 जो भी विभिन्न विषय हैं वो सब इसके अंदर जो भी विषय हैं उसके विषय के अकॉर्डिंग आएंगे। अध्यापक लेवल 1 का कोई विषय नहीं होता है, जो भी कार्यरत हैं कार्मिक वो अध्यापक लेवल 1 के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। और शारीरिक शिक्षा अध्यापक जो 3rd ग्रेड पीटी होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक जो भी कोई पोस्टेड हैं तो वो इसमें आएंगे। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3rd ये इसके अंदर आएंगे। और प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ सहायक जो एलडीसी पहले कहलाते थे अब कनिष्ठ सहायक कहलाते हैं। और चपरासी जो पियोन पोस्ट हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ये सारे के सारे 17 पोस्ट इसके अंदर दे रखी हैं। यहाँ पर 1 से जो 14 तक पोस्ट है वो अध्यापन में दक्ष हैं वो ही इसमें आएंगे। और 15, 16, 17 जो आपको पोस्ट दिखाई दे रही है ये गैर शैक्षणिक गैर अध्यापन पदों के लिए है, यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर सूची दे रखी है सेकंड। अब ये क्या है, ये जिले हैं जिसके अंदर ये आपको भत्तादेय हो सकता है। आपको मैंने पहले ये बताया था अनुसूची सेकंड में जो भी बताए गए हैं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र जिसमें भत्तादेय होगा, इसके अंदर वो कौन कौन से आएंगे जो अभी सूची आपके सामने बताई जा रही है। जिले हैं धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बारां और झालावाड़ ये जिले रहेंगे। इनके अंदर जिला मुख्यालय नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्र से 25 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है, या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग या जो भी स्टेट राजमार्ग होते हैं उनमें भी 25 किलोमीटर से अधिक दूरी पर कोई स्थित ग्रामीण इलाका है, वहां पर आप अगर पोस्टेड हैं तो आपको अतिरिक्त अलाउंस दिया जाएगा। ये अति महत्वपूर्ण चीज़ थी जो आपको बतानी थी। ये अति महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये सारी आपको बता दी गई हैं। इस वीडियो के अंदर हमने पूरे आदेश को कवर किया है और उसको साधारण से साधारण भाषा में समझाने का प्रयास किया है। हम आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।